नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? हाँ, चलो आज हम टॉपिक करेंगे अपना। हम इससे पहली क्लास में हमने किए थे शब्दालंकार, ठीक है। आज करेंगे हम अर्थालंकार। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अर्थालंकार। जैसा कि मैंने बताया था, अर्थालंकार किसे कहते हैं कि जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। हुई थी ना परिभाषा, ठीक है। अब बात यह है कि भाई अर्थालंकारों में कौन कौन से अलंकार आते हैं। जैसे शब्दालंकार किए थे हमने, शब्दालंकारों में कौन कौन से हैं? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जिसको विप्सा भी बोलते हैं, ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार है। ये हम कर चुके हैं पहली क्लास में, ठीक है। आज करेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं? उपमा अलंकार, ठीक है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, मानवीकरण है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विभावना है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें ये शब्दालंकार और अर्थालंकार कंप्लीट करने हैं बेटा, ठीक है। तो हम पहले उस पे चलते हैं, उपमा अलंकार पे, ठीक है। तो हेडिंग डालो उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार को अलंकारों का राजा भी कहा जाता है। अलंकारों का राजा किसे कहा जाता है? उपमा अलंकार को। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार करेंगे। उपमा, ठीक है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? जहां उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अच्छा, आप लोगों को उपमेय और उपमान का पता है कि नहीं? देखो, इन दोनों शब्दों का पता होना बहुत ज़रूरी है। भाई उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, ऐसे परिभाषा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक उदाहरण से मैं तुम्हें पहले समझाती हूँ भाई उपमेय क्या है और उपमान क्या है, ठीक है, बाद में नोट करना। देखो क्या है, मुख चंद्रमा सा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सुंदर है। अच्छा, इस वाक्य को देखो कि मुख क्या है? चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुलना हुई है, किसकी तुलना हुई है और किसके साथ हुई है? मुख की तुलना हुई है और किसके साथ हुई है? चंद्रमा के साथ। तो ध्यान रखो, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो उपमेय क्या हो गया? अपना मुख। तुलना मुख की हुई है ना, तो उपमेय क्या हो गया? अपना मुख। मुख क्या है? अपना उपमेय, ठीक है। अब मुख की तुलना हुई किसके साथ है? चंद्रमा के साथ। तो जिसके साथ तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। तो उपमान हो गया बेटा अपना चंद्रमा, चंद्रमा, सॉरी, ये हो गया अपना उपमान, ठीक है। समझ गए? मतलब क्या है बेटा? देखो ध्यान करो, उपमेय और उपमान बता रही थी मैं आप लोगों को, ठीक है, कि उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिसके साथ की जाती है। समझ में आ गया? जैसे था अभी कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो तुलना मुख की हुई है, मुख क्या हो गया यहाँ पे? उपमेय, और हुई किसके साथ है? चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा क्या हो गया? अपना उपमान। अच्छा, एक और देखो, फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पे किसकी तुलना हुई है? बच्ची की हुई है बेटा, बच्ची की हुई है। किसके साथ हुई है? फूल के साथ। तो बच्ची क्या है? उपमेय है, और उपमान क्या हो गया? फूल। कि क्या है? बच्ची फूल की तरह कोमल है। समझ गए ना उपमेय और उपमान? तो अब परिभाषा नोट करो किसकी? उपमा अलंकार की। नोट करो, जहां उपमेय की तुलना, जहां उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। समझ गए बेटा? ठीक है। अच्छा, ये तो थी किताबी परिभाषा, किताबी परिभाषा। अब समझने वाली परिभाषा और सुनो। जब किसी साधारण वस्तु, व्यक्ति या स्थान की
जब किसी साधारण वस्तु, व्यक्ति या स्थान की किसी प्रसिद्ध वस्तु, व्यक्ति, स्थान के साथ में तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। समझ गए दोनों परिभाषाएं? ठीक है, अब अगली बात पे चलते हैं हम कि उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4। वो समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार 4 अंग ऑप्शन में दे देते हैं और पूछ लेते हैं भैया इसमें उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है या वाचक शब्द है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, उपमा अलंकार के अंग। ठीक है, 4। नंबर 1 है उपमेय, नंबर 2 है उपमान, अभी किए थे ना हमने उपमेय उपमान, हाँ ये 2 तो हो ही चुके हैं। और देखो तीसरा है साधारण धर्म, साधारण धर्म, और चौथा है अपना वाचक शब्द, वाचक शब्द। ये चारों अंग हैं अपने किसके? उपमा अलंकार के 4 अंग। ठीक है, कई बार क्या है बेटा, चारों ही ये ऑप्शन में दे देते हैं, ऊपर कोई भी पंक्ति दे के अंडरलाइन करके भाई उपमेय कौन सा है, इसमें उपमान कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है और वाचक शब्द कौन सा है। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं तुम्हें ये चारों चीज़ें। अभी उपमेय उपमान का तो पता भी चल गया होगा, चारों को करेंगे हम। ठीक है, एक लिखो, हाथी सा ऊंचा टीला, हाथी सा ऊंचा टीला। अच्छा यहाँ ये बताओ, उपमेय उपमान छाटो, अभी बताए थे मैंने, किसकी तुलना हुई है और किसके साथ हुई है? अच्छा किसकी तुलना हुई है? टीले की तुलना हुई है बेटा। हमेशा ध्यान, एक चीज ध्यान करना, उपमा अलंकार के लिए एक बात ध्यान करना, ये जो सा सी से ये जो वाचक शब्द होते हैं ना, ये हमेशा उपमान के साथ होते हैं। ध्यान करना इस चीज को, समझ गए? हमेशा किसके साथ होंगे? उपमान के साथ। यहाँ पर टीले की हुई है और किसके साथ हुई है? हाथी के साथ। तो टीला अपना क्या हो गया? उपमेय, उपमेय हो गया। ठीक है, और हाथी क्या हो गया अपना? उपमान। अब बात सुनो, टीले की तुलना हाथी के साथ हुई है, लेकिन किस चीज की तुलना हुई है? ऊंचाई की। तो जिस गुण धर्म की तुलना की जाती है ना, उसको साधारण धर्म बोलते हैं। जैसे ये कभी वो उससे होशियार है, वो उससे बुद्धिमान है, समझ गए? मतलब कंपैरिजन जिस चीज का किया जाता है ना, जिस गुण धर्म का, समझ गए? वो उससे ऊंचा है, वो उससे नीचा है, मतलब ये सारी चीजें क्या होती हैं? साधारण धर्म। तो यहाँ पे ऊंचाई की तुलना हुई है, तो ऊंचा क्या है? साधारण धर्म है। यहाँ क्या है? साधारण धर्म। और वाचक शब्द बेटा सा सी से, ये क्या है? वाचक शब्द, उपमेय उपमान के की तुलना बताने वाले वाचक शब्द। समझ गए? तो ये चारों चीजें ध्यान करो बेटा, उपमेय उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जिसकी तुलना की जाती है उसको क्या कहते हैं? उपमेय। जिसके साथ की जाती है उसको उपमान। और जिस चीज की जाए तुलना, जिस गुण धर्म की, वो क्या होता है? साधारण धर्म। और सा सी से ये है इसके वाचक। समझ आ गए बेटा? अच्छा एक और देखो, मेरे को चारों चीजें बताना। एक मैं वाक्य लिख रही हूं, तुम चारों चीजें छाटना, उसमें छाटोगे ना? हाँ, पीपर पात, पीपर पात, सरिस मंडोला, सरिस मंडोला। हाँ, किसकी तुलना हुई है? क्या सारी चीजें, चारों अंग बताओ मुझे उपमा अलंकार के। पीपर पात मतलब क्या? पीपल के पत्ते। सरिस, सरिस वाचक शब्द है। सरिस, सब वाचक शब्दों का मतलब के समान होता है। सा सी से सम, सरिस के समान। क्या डोला है? मन डोला। किसके समान? पीपल के पत्तों की तरह मन डोला। पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते, सरिस के समान, मन डोला, मन डोला है। किसकी तुलना हुई है? मन की। देखो वाचक शब्द है पीपर पात के साथ में, तो ये तो उपमान हो गया। किसकी तुलना हुई है? मन की। मन डोला है। और किसकी तरह डोला है?
पीपर पात, पीपल के पत्तों की तरह। तो यहाँ पर उपमेय क्या हो गया? मन। उपमेय हो गया मन, और उपमान क्या हो गया? पीपर पात। ये हो गया बेटा अपना उपमान, और वाचक शब्द हो गया सरिस, ये हो गया अपना वाचक शब्द। और किस चीज की हुई है तुलना? किस गुण धर्म की? डोलने की। तो डोला क्या हो गया अपना? साधारण धर्म। समझ गए कि नहीं? ये चारों अंक समझ में आए? अब एक और चलते हैं आगे। वाचक शब्द हैं बेटा इसके, जो सारे वाचक शब्द, जो उपमा अलंकार है ना बेटा, इसको वाचक शब्दों से ही पहचान सकते हैं हम। कोई इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाचक शब्द हमें 100% मिलेंगे। वो कौन से शब्द मिलेंगे, कौन कौन से वाचक शब्द मिलेंगे, वो मैं नोट कर रही हूँ। समझ गए? हाँ, तो नोट करो। सा, सी, से, सम, सरिस, के समान, के समान, की तरह, इत्यादि इत्यादि। समझ गए? इस अलंकार को वाचक शब्दों से पहचान सकते हैं। ये वाचक शब्द हैं उपमा अलंकार के, और उपमा अलंकार के 4 हमने अंग किए हैं, परिभाषाएं की हैं 2। ठीक है, हो गई? अब एक छोटी सी चीज़ है, और वो भी करवा के ही चलती हूँ, ताकि उपमा अलंकार में से कुछ भी मिस ना हो। क्या चीज़? उपमा अलंकार के भेद। 2 मिनट का काम है, कर ही चुके हैं हम, बस बताना है। समझ गए? चलें, तो हेडिंग डालो उपमा अलंकार के भेद। पढ़े कभी? नहीं पढ़े होंगे शायद। पढ़े? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। 2 मिनट का काम है, फिर उपमा कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट अलंकार पे चलेंगे। ठीक है? हाँ हाँ, देखो, उपमा अलंकार के भेद 3 हैं। सबसे पहला है पूर्णोपमा। पूर्णोपमा। दूसरा है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा। और तीसरा है मालोपमा। 2 मिनट का काम है, देखकर चलते हैं। ठीक है? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा, ये 3 क्या हैं? उपमा अलंकार के भेद है। अब बात सुनो, 4 अंग किए थे ना हमने उपमा अलंकार के। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। बात सुनो, पूर्णोपमा, जहां उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, वहां पूर्णोपमा होती है पूरी उपमा। हो गया? अब जितने भी एग्जाम्पल किए थे सारे पूर्णोपमा के थे, 4 अंग थे कि नहीं? पूर्णोपमा पूरी उपमा। जहां उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, वहां पूर्णोपमा होती है। अभी जितने एग्जाम्पल किए थे ना हमने, सारे क्या हैं? पूर्णोपमा के। ठीक है, करने की आवश्यकता नहीं है ना? दूसरा देखो, लुप्तोपमा। लुप्त, छुपना, जहां 4 अंगों में से एक अंग भी गायब हो, लुप्त हो, वहां क्या होगी? लुप्तोपमा। तो मैं लुप्तोपमा का एग्जाम्पल उन्हीं में से करके बताती हूँ अभी। ठीक है? जैसे हमने अभी एक किया था ना, देखो, मैं मुख चंद्रमा सा है, एक अंग गायब किया है मैंने। कौन सा अंग गायब है? देखो, मतलब साधारण धर्म नहीं है यहाँ। तुम इधर आ जाओ ना बेटा, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, देखो, यहाँ पर साधारण धर्म नहीं है। समझ गए कि नहीं? 3 ही अंग है, एक अंग गायब है, तो यहाँ पे क्या है? लुप्तोपमा। ठीक है? अब जैसे हमने किया था पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें 4 अंग हैं, पूर्णोपमा है। लेकिन मैं कहूँ भाई पीपर पात सरिस डोला, वहाँ पे गायब हो गया। समझ गए? उपमेय गायब हो गया, तो वहाँ पे क्या होगी? लुप्तोपमा। सिंपल है कि नहीं? कुछ भी नहीं है, पता होना चाहिए। चलते मालोपमा। मालोपमा की डेफिनेशन लिखना चाहते हो और अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मालोपमा कहाँ होता है बेटा? अभी तक तो देखो क्या किया हमने,
एक चीज की तुलना हम एक ही चीज के साथ करते आ रहे हैं, मतलब एक उपमेय का एक ही उपमान दिया है हमने सभी में, समझ गए कि नहीं। तो मालोपमा कहाँ होती है, जहां एक उपमेय के एक से अधिक उपमान दिए जाते हैं, एक चीज की तुलना कई चीजों के साथ की जाए, वहां क्या होती है, मालोपमा। समझ गए कि नहीं। जहां एक उपमेय के एक से अधिक उपमान दिए जाते हैं वहां मालोपमा होती है। जैसे देखो, इसी का बना के दिखाऊं मैं, मुख चंद्र कमल सा है, चंद्र कमल सा सुंदर है। अब बात सुनो, चंद्र कमल दो उपमान है, दो उपमान है ना, कि मुख की तुलना किस किस के साथ कर दी, चंद्रमा के साथ भी कर दी और कमल के साथ भी कर दी। तो यहां पर क्या है, मालोपमा। समझ गए बेटा। क्यों भाई, एक छोटा बच्चा होता है ना, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो पता, जैसे घरों में सुना होगा तुम लोगों ने, भाई इसकी आंख और नाक तो माँ में मिलती है ना, इसके हाथ पैरों की लंबाई है भाई इसके पापा में मिलती है, मतलब क्या है, वो उपमान देते हैं। समझ गए कि नहीं। तो ध्यान करो बेटा, पूर्णोपमा कहाँ होगी, जहां उपमा अलंकार के चारों अंग होंगे, ठीक है। लुप्तोपमा कहाँ होगी, जहां एक भी अंग गायब हो। मालोपमा जहां एक उपमेय के एक से अधिक उपमान दिए गए हो। समझ गए, यहां उपमा अलंकार कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन कैसे भी आओ, चले चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अच्छा अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, बताएगा कोई। अच्छा एक मिनट, देखो अतिशयोक्ति शब्द है, दिख रहा है ना, अतिशयोक्ति। इस शब्द में कौन सी संधि है, अलग करो इस शब्द को। अरे देखकर, शब्द को देखकर तुम लोग संधि नहीं बता सकते हो। शब्द को देखकर बता दो, देखते ही कौन सी संधि, मैं करवाऊंगी तुम लोगों को संधि। शब्द को देखते ही, कुछ नहीं करना, शब्द को देखते ही ये वाली संधि। यहां पर देखो, ओ की एक मात्रा है, ओ की एक मात्रा और ए की एक मात्रा कौन सी संधि में होती है, गुण संधि में। देखो इसको अलग करके दिखाती हूँ, परिभाषा भी निकल जाएगी अलंकार की। देखो, अतिशय धन, अतिशय धन उक्ति। देखो बेटा, अतिशय धन उक्ति, अतिशय में क्या आया, यह में आ गया ए, ठीक है, आगे क्या आया ऊ। तो रूल क्या है, जब ए या आ के बाद में ऊ आ जाए, छोटा या बड़ा, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। समझ गए, ये संधि छोड़ो इसको। अब बात सुनो, हम करें अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय का मतलब क्या हो गया बेटा, अत्यधिक। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, बहुत अधिक या अत्यधिक एक ही बात है बेटा। अत्यधिक, अतिशय मतलब अत्यधिक, उक्ति मतलब कथन या बात, अत्यधिक कथन, अत्यधिक कहना। स्पष्ट हो गया कि नहीं अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्ति, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या हो गई अतिशयोक्ति की, कि जहां किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। समझ में आया बेटा। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो बेटा तुम लोग लिख लो, ठीक है, क्योंकि देखो मात्रा वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें लिखने अपने को, नोट करने, ध्यान रखो। सबसे पहला एक जो इसका उदाहरण है, शायद सब लोगों को पता होगा, रट भी रखा होगा, हनुमान। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस। समझ गए भाई, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, सारी लंका को भी जला दिया, और निशाचर मतलब राक्षस भी भाग गए। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि नहीं, समझ में आया। तो याद रखना हनुमान वाला अतिशयोक्ति, समझ में आया। दूसरा राणा जी के चेतक वाला, ध्यान है, नोट करो। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार,
घोड़ा कैसे उतरे पार? राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। भाई राणा जो है खड़े थे घोड़े पे और आगे नदी आ जाती है, तो राणा जी सोच रहे थे भाई घोड़ा नदी को पार कैसे करे। लेकिन राणा जी सोच ही रहे थे, इतनी देर में देखते हैं कि चेतक तो नदी को पार करके दूसरी पार खड़ा है। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है कि नहीं? हुआ है ना बेटा? हाँ, तो ये ध्यान रखो बेटा, जहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए। जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज में या हम अपनी साधारण भाषा में क्या कहते हैं इस अलंकार को? चने के पेड़ पे चढ़ाना। अरे चने के पेड़ पे चढ़ाना, समझ गए? वो है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है बेटा? हाँ, अगला चलते हैं बेटा। मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। अच्छा, मानवीकरण अलंकार में क्या है बेटा? इसकी परिभाषा नोट करो। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं को आरोपित कर दिया जाता है, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं को आरोपित कर दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। नोट कर ली सबने? जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं को आरोपित कर दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अच्छा देखो, इसके उदाहरण देखो बेटा। आज नदी बड़ी उदास थी। आज नदी बड़ी उदास थी। बड़ी उदास थी, सोई थी अपने जल में। सोई थी अपने जल में। देखो बेटा, आज नदी बड़ी उदास थी। कौन उदास थी? नदी। ठीक है, और क्या कर रही थी? सोई थी। तो देखो बेटा, सोना और उदास होना क्या है? ये मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं, मानव करता है ये प्रतिक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है? नदी का मानवीकरण कर दिया है कि नदी उदास थी, सो रही थी। तो सोना, उदास होना, ये क्या है? मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? किसका मानवीकरण हुआ है? नदी का। ठीक है, नोट कर सकते हो, नदी का मानवीकरण। नदी का मानवीकरण। समझ गए? हुआ बेटा ये एग्जाम्पल? समझ में आया कि नहीं? और देखो एक दूसरा देखो। फूल हंसे, फूल हंसे, कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई, मुस्काई। बात सुनो भाई, फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना। मुस्काई या मुस्कुराना, मुस्कुराना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हंसना और मुस्कुराना किसकी प्रतिक्रियाएं हैं? मानव की। तो यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे फूलों का मानवीकरण कर दिया, यहाँ पे कली का मानवीकरण। समझ में आया बेटा? ठीक है। हाँ, एक और देखो, और बताती हूँ। चुपचाप खड़ी थी, चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, वृक्षपात। सुनती जैसे, सुनती जैसे कोई निजी बात, कोई निजी बात। चुपचाप खड़ी थी वृक्षपात, सुनती जैसे निजी बात। वृक्षपात मतलब वृक्ष की पंक्ति। जैसे सड़क के किनारे वृक्ष लगे हुए होते हैं ना लाइन से, तो क्या है कि वृक्ष की जो पंक्ति थी वो क्या खड़ी थी? चुपचाप खड़ी थी। और क्या कर रही थी? सुनती जैसे कोई निजी बात, जैसे वो हमारी कोई सीक्रेट बात सुन रही हो। तो बात सुनो बेटा, सुनना और खड़े होना क्या है? मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं।
तो यहाँ पे किसका मानवीकरण हुआ? वृक्षों का। किसका मानवीकरण हुआ है? वृक्षों का। समझ में आया? कर लोगे ना बेटा? चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे चलते हैं, उत्प्रेक्षा पे। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? क्या होगी? उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? बताएगा कोई? हैं? देखो, लिखो, इसकी परिभाषा नोट कर लो। लिखो, उपमेय और उपमान में, लिखो अच्छे से, मैं लिखवाती हूँ। उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है, उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। समझ गए बेटा? उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय में ही उपमान की कल्पना या संभावना कर ली जाती है। समझ में आया बेटा? हाँ, इसीलिए इस अलंकार को और किन नामों से पुकारा जाता है? संभावना मूलक या कल्पना प्रधान अलंकार। किस नाम से जाना जाता है इसको? संभावना मूलक अलंकार या कल्पना प्रधान अलंकार। क्वेश्चन आ सकता है चारों ऑप्शन में देके, भाई संभावना मूलक अलंकार है या कल्पना प्रधान अलंकार है, कौन सा? उत्प्रेक्षा। क्योंकि यहाँ पे क्या है? उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है, इसीलिए इसको क्या है? संभावना मूलक या कल्पना प्रधान अलंकार कहते हैं। अच्छा, इस अलंकार को भी वाचक शब्दों से पहचान सकते हैं भाई। अपने सारे अलंकारों में से दो अलंकार ऐसे हैं जिनको हम वाचक शब्दों से पहचानेंगे। एक तो कौन सा? उपमा, और एक उत्प्रेक्षा। समझ गए? ये 100% इनके वाचक शब्द मिलेंगे, ठीक है? इसलिए इनके ज़्यादा एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आ जाए, हमें वाचक शब्द पता होने चाहिए इनके। तो इसके वाचक शब्द कौन से हैं? नोट करो। वाचक शब्द: मानो, मनु, मनहु, मानो, मनु, मनहु, ठीक है? जानो, जनु, जनहु, जनु, जनहु। ये वाचक शब्द हैं भाई, ये वाचक शब्द मिलेंगे 100% जहां उत्प्रेक्षा होगा, ठीक है? अच्छा, इन सभी का मतलब क्या है? अपनी हरियाणवी, अपनी बोली में बताओ ना क्या है? जाने, जाना न्यूज़ है। समझ गए? जाने, सबका मतलब क्या है? समझ गए ना? हाँ, देखो इसका एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं बेटा। सबसे पहला लिखो, तुम लोग लिखो, मैं लिखवाती हूँ। नंबर 1 लिखो, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। यहाँ पे मानवीकरण भी है बेटा, समझ गए ना? मेघ आए बड़े बंठन संवर के, बनता संवरता कौन है? मानव ना। और यहाँ पे क्या भाई? बादल बंठन संवर के आए हैं, तो यहाँ पे बादलों का मानवीकरण भी हुआ है, ध्यान रखना। समझ गए ना? अभी लिखो, मेघ आए बड़े बंठन संवर के, लिख लिया? दूसरी लाइन लिखो, मानो, मानो पाहुने आए हो गांव में शहर के। मैं लिख ही देती हूं, देखो, मेघ आए, मेघ आए बड़े बंठन, बंठन संवर के, संवर के, मानो पाहुने आए हों, मानो पाहुने आए हों गांव में शहर के, गांव में शहर के। हाँ देखो, मानो शब्द आ गया ना यहाँ पे, वाचक शब्द। मानो आ गया कि नहीं? ये देखो वाचक शब्द अपना मानो।
क्या है, मेघ आए बड़े बंठन सवर के। अगर ये अकेली लाइन आती है तो हम इसको क्या बताएंगे, मानवीकरण, क्योंकि बादलों का मानवीकरण हुआ है। समझ गए कि नहीं बेटा? अगर अकेली सिंगल लाइन आती है कि मानो पाहुने आए हो गांव में शहर के, तो उत्प्रेक्षा। हो सकता है दोनों लाइन देकर दोनों ही ऑप्शन में हो, पहले हो मानवीकरण और फिर हो उत्प्रेक्षा। तो पहली लाइन में मानवीकरण है, दूसरी में उत्प्रेक्षा है, तो दो दो के अगर ऑप्शन देंगे तो फर्स्ट वाली लाइन को पता होना चाहिए पहली में मानवीकरण है और दूसरी में क्या है, उत्प्रेक्षा। समझ गए? हाँ, और देखो, अति कटु वचन कहती केकई। अति कटु वचन कहती केकई, कहती केकई, मनहु मनहु लोन जरे पर दिनहि, लोन जरे पर दिनहि। अरे केकई इतने कड़वे वचन, कौन सा इसमें वाचक शब्द है, मनहु, मनहु आ गया। केकई इतने कड़वे वचन कह रही थी। देखो, अति कटु वचन कहती केकई, केकई इतने कड़वे वचन कह रही थी। मनहु मतलब मानो, लोन, लोन मतलब लूण, नमक, नमक, जरे पर दिनहि, जले पर नमक छिड़क रही हो, इतने कड़वे वचन कह रही थी केकई। तो ठीक है, यहाँ पे वाचक शब्द आया मनहु। कर लोगे, है ना? हाँ, एक और देखो, बस लास्ट, सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो अरुण रंग का, अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पे कौन सा वाचक शब्द आया, मानो। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का, अरुण रंग मीन्स लाल रंग, कि जैसे लाल रंग का घड़ा फूट गया हो। समझ गए? तो सब कर लोगे ना उत्प्रेक्षा? हाँ, चलो। रूपक, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, नोट करो। उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है, उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। समझ गए? उत्प्रेक्षा में तो संभावना या कल्पना कर ली जाती है, लेकिन रूपक में क्या होता है, मान लिया जाता है। समझ गए? कि उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अच्छा भाई, 99% इस अलंकार की एक पहचान है। क्या पहचान है? देखो, 99% क्या होता है, ये चिन्ह मिलेगा, जो छोटा सा योजक चिन्ह। समझ गए? 99%। 1% वाली बात भी देखो मैं बताऊंगी। जैसे देखो, नंबर 1, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना। देखो ये आ गया ना, चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है। और देखो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है। अगला देखो, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मीत, ते
साचे, सच्चे मित्र कौन होते हैं? साचे मित्र। हाँ बस भाई देखो, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसी से देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब क्या है? चांद नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? रूपी ही हो गया, समझ गए? चांद रूपी खिलौना, मतलब बिल्कुल चांद जैसा, समझ गए ना? मुझे क्या चाहिए? मैया मैं तो चांद रूपी खिलौना, चांद नहीं चाहिए, बिल्कुल चांद जैसा ही। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया। यहाँ क्या? विपत्ति कसौटी, विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है वही क्या होता है? साचा मित्र, मतलब सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति कसौटी पर खरा उतरता है। समझ गए? कर लोगे ये? ठीक है। अब कौन सा बचता है अपना? अन्योक्ति। यही बचता है ना, और हो गए ना सारे? देखो हमने लिखे थे जो, यही है शायद अन्योक्ति अलंकार, बस लास्ट। ठीक है, हाँ नोट करो। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। हाँ अच्छा, कौन बताएगा इसकी परिभाषा? पता है? जहां अप्रत्यक्ष के माध्यम से या जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। नोट कर लो, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है? अच्छा देखो मैं समझाती हूं पहले अन्योक्ति अलंकार है क्या। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। समझो, देखो बेटा क्या है, एक नई नवेली दुल्हन है, समझना, और उसके ससुर बिल्कुल पास खड़े हैं, और वो ससुर को कुछ कहना चाहती है, लेकिन भाई वो कह नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो क्या है, एक छोटा बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता वो पास है, तो क्या कहती है वो बहू कि बेटा भाई अपने दादा को ये कह दे। दादा पास ही खड़ा है, लेकिन सीधे दादा को नहीं कहकर माध्यम किसको बनाया उसने? बच्चे को, कि बेटा तेरे दादे को ये कह दे, तेरे दादाजी को ये कह दे, और दादा सुन रहे खड़े। मतलब अन्योक्ति अलंकार, समझ गए कि नहीं? किसी को सीधा ना कहकर इनडायरेक्टली माध्यम बनाकर कहना। समझ गए? समझ गए कि नहीं? चलो छोड़ो, आमने सामने दो लेडीज में लड़ाई हो जाती, खूब तनातनी हो जाती है, ठीक है? तो कोई कुत्ता होगा, कोई गाय होगी, एक गाड़ी बकती है खूब, किसको दे रही है वो? किसको? माध्यम उसको बना लिया, क्या किसको रही है वो? दूसरी को। समझ गए कि नहीं बेटा? हाँ, आपका क्या नाम है? जतिन। हाँ भाई, मैं 2-4 दिन से क्लास ले रही हूँ, और मैं रोज़ देखती हूँ कि जतिन लेट आकर बैठता है 5-10 मिनट। मैं नोटिस कर रही हूँ उसको 3-4 दिन से। मैं उसको कहना भी चाहती हूँ, फिर मैं ये सोच रही भाई वो नाराज़ हो जाएगा, और मैं उसको कहना भी चाह रही हूँ। अगले दिन जैसे ही वो आकर बैठता है, अगले दिन भी लेट आया, और आकर जैसे ही वो बैठा, बैठते ही मैंने क्या कहा, हाँ भाई लेट आने वाले सुन लो, कल से कोई लेट नहीं आएगा, और लेट आएगा तो क्लास से बाहर रहेगा या उस पर फाइन लगेगा। तो जतिन समझ जाएगा कि मैडम तुझे ही कह रही है, तू ही आता है रोज़ लेट। समझ गए कि नहीं? ये है अन्योक्ति अलंकार। समझ गए कि नहीं बेटा? इसका एग्जाम्पल लिखो, मैं लिखवा देती हूँ। हाँ, एक इसकी पहचान बताऊँ? कोई किताबों में पहचान नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ कुछ, एक शब्द बताऊंगी तुम्हें, वो शब्द वहाँ आते ही अन्योक्ति अलंकार। ठीक है? कौन कौन से? देखो, माली, फूल, ठीक है, आली, दोनों ही हो चाहिए, आली ये भी और चाहिए, आली, कली, भौरा, भ्रमर, कांटा, कांटा इत्यादि।
ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ अन्योक्ति अलंकार मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ बेटा, समझ गए? हाँ, अब इसके एग्जाम्पल नोट कर लो, लिखो। हो गया? अच्छा, लिख कर ही समझाती हूँ बेटा। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, नहीं विकास ही काल, अली कलीसो बंध्यो, अली कलीसो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, एक और लिखो। माली आवत देखकर, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लीने, कहली हमारी बार। हाँ, यहाँ हमारे अलंकार खत्म होते हैं सारे। ठीक है, लास्ट अलंकार है अपना ये कौन सा, अन्योक्ति। देखो, नहीं, पहले तो ये देखो जो मैंने शब्द बताए थे दोनों में कौन कौन से शब्द आए हुए हैं। और एक नहीं, अली कली फूल भंवरा काटा, भ्रमर भी हो सकता है भंवरे की जगह, समझ गए ना? ये जहाँ भी मिलेंगे। देखो सबसे पहले में देखो बेटा किसके माध्यम से किसको समझाया है। पहले वाला उदाहरण देखो, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। किसको समझाया है इसमें? देखो बेटा क्या है, पहले राजकवि हुआ करते थे। भाई ये राजकवि इस राज्य का है, ये कवि इस राज्य का है, और उन कवियों का क्या काम होता था? भाई राजा की बड़ाई में ही कविताएं लिखना। अगर वो राजा की बुराई करते अपने काव्य में या कविताओं में, तो राजा उसको अपने राज्य का कवि क्यों रखेगा? भाई नहीं रखता ना। हाँ, तो क्या था, राजा जयसिंह तुम लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राजा जयसिंह थे। ठीक है, तो जो कवि बिहारी थे ना, कवि बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे, समझ गए? तो ये पंक्तियां कवि बिहारी की लिखी हुई हैं। कैसे लिखी हुई, देखो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो राजा जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे बिहारी। तो राजा जयसिंह क्या है बेटा, एक छोटी उम्र की एक लड़की से शादी कर लेते हैं, और क्या है उसके मोह जाल में इतना व्यस्त होते हैं कि राजपाट कार्य सब भुला देते हैं, समझ गए? अब बात सुनो, जो आसपास के जो राजा होते हैं, जो दुश्मन, सब क्या हमले की तैयारी कर लेते हैं। तो भाई और जो दरबारी थे उनको हुई चिंता कि अब क्या किया जाए, राजा जयसिंह को कैसे समझाएं। तो उन्होंने दरबार में किसको बुलाया? कवि बिहारी को। कवि बिहारी को बुलाया कि आप राजा जयसिंह को एक बार दरबार में हाजिर कर दो। तब ये दो पंक्तियां कवि बिहारी ने किसके लिए लिखी थी? राजा जयसिंह के लिए लिखी थी। अगर सीधा वो कह देते तो राजा नाराज नहीं हो जाते? भाई इनडायरेक्टली समझा रहे हैं और समझ भी जाते हैं वो। देखो कैसे भंवरे के माध्यम से समझाया है। किसके माध्यम से? एक भंवरे को माध्यम बनाकर समझाया है राजा जयसिंह को। कहते हैं कि हे भंवरे, नहीं पराग, अभी तो इसमें पराग भी नहीं है, नहीं मधुर मधु, नहीं इसमें मधुर मधु है, मीठा रस है, नहीं विकास ही काल, अभी तक इसका पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है।
हे अली, हे भंवरे, इस कली के साथ इतना बंधे हुए हो, आगे कौन हवाल, आगे जब ये कली खिलकर फूल बनेगी तब तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, राजा जयसिंह को बात समझ में आ जाती है और वो अपना राजपाट संभाल लेते हैं। समझ गए, मतलब भंवरे के माध्यम से किसको समझाया है, राजा जयसिंह को। दूसरा देखो बेटा, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, माली को आता देखकर कलियां पुकार करने लगी। माली यहाँ पे किसको कहा है, यमराज को, मृत्यु को। यमराज को आता देख या मृत्यु को अपनी तरफ आता देख, कौन पुकार करने लगी, कलियां। कलियां किसको कहा है, युवा वर्ग को, युवा वर्ग। क्या है बेटा, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, माली को आता देखकर मतलब यमराज को, मृत्यु को निकट आता देखकर कलियन युवा वर्ग क्या करने लगा, पुकार करने लगा। क्या पुकार करने लगा, फूले फूले, फूले फूले मतलब बड़े बुजुर्ग बूढ़ों को तो ले गया चुन लीने, अरे फूले फूले चुन लीने, बड़े बुजुर्गों को तो ले गया यमराज। कहली हमारी बार, आने वाले कल को क्या है, हमारी बारी है। समझ गए। तो यहाँ आज क्लास अभी ख़त्म करते हैं। ठीक है, अपना टॉपिक जो है अलंकार का, इससे पहली क्लास में हमने किए थे शब्दालंकार, आज हमने किए हैं अर्थालंकार। अलंकार का जो अपना विषय है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।